सामने ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। लास्ट टाइम हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ वो सब थियोरेटिकली किया था। उसके बाद अगली क्लास में हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम उससे आगे के टॉपिक शुरू करेंगे। आज का पहला टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, कई बार 5 मार्क में भी आ जाता है एग्जाम में। एक्सप्लेन बनाओ और एक्सप्लेन करो किसको, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। इसमें हम क्या निकालेंगे, मेरे पास एक वायर है, उस वायर में अगर मैं लोड लगाता हूं, उस वायर में अगर कोई मैं मास अटैच कर देता हूं तो वायर स्ट्रेच होगी। अगर उस मास को चेंज कर दूंगा, लोड को चेंज कर दूंगा, लोड को इंक्रीज कर दूंगा तो स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो बेसिकली जब आप जनरल आपने पढ़ा कि जब आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो स्ट्रेन क्या होता है, बढ़ता है। यही पढ़ा आपने। स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी ही है। मैंने क्या किया, मैंने लोड इंक्रीज करना है। मेरे पास क्या है, रिलेशन है स्ट्रेस स्ट्रेन का गिवन मटेरियल। इसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक लॉन्ग वायर कंसिडर की मैंने, एक वायर कंसिडर की, उस वायर में एक लोड को अटैच कर दिया, उस वायर पे एक लोड को अटैच कर दिया। जब मैं लोड को अटैच करूंगा और ग्राफ प्लॉट करूंगा, एक्स एक्सिस ले लिया स्ट्रेन, वाई एक्सिस ले लिया स्ट्रेस, तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है। आपने एक चीज पढ़ी है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी तो स्ट्रेचिंग इंक्रीज होगी। तो शुरुआत में जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा। स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ने का मतलब O पॉइंट से A पॉइंट तक ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा। O पॉइंट से A पॉइंट तक जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि O पॉइंट से A पॉइंट तक जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस A पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इस A पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर मैं स्ट्रेस को इंक्रीज करता हूं, अगर मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता हूं तो स्ट्रेन बढ़ेगी। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है स्टार्टिंग में, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इनका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एक लिमिट तक बनेगा वो स्ट्रेट लाइन। उस लिमिट को, यानी यहां जो हमने A पॉइंट दिया, इस लिमिट को हम क्या नाम देते हैं, इस लिमिट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट या प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो पॉइंट A को हम क्या नाम दे रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का क्या मतलब हुआ, दोबारा बोलो। अप टू दिस पॉइंट स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। यहां तक बात समझ में आती है, ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर। अप टू ए पॉइंट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब अगर मैं और ज्यादा स्ट्रेस को बढ़ाता हूं, मैं और ज्यादा अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता हूं, तो ग्राफ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला गया। मान लिया ए से कहां चला गया, बी पे। अब ए से बी पे तो चला गया, ए से बी। अब ग्राफ देखो कर्व हो गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। कर्व्ड ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रिप्रेजेंट करता, कर्व्ड ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रिप्रेजेंट करता। बट बी पॉइंट जो है ये हमारी है इलास्टिक लिमिट। मतलब ओ से बी के बीच में अगर आप कहीं पे भी अनलोड कर देते हो, मतलब फोर्स को रिमूव कर लेते हो, तो बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला दोबारा, ओ से ए तक क्या हुआ, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब
आपने स्ट्रेस बढ़ाया, आपको स्ट्रेन बढ़ता हुआ दिख रहा है सेम प्रोपोर्शन में, तो ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ए से और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाया, ज्यादा गैप नहीं होता, थोड़ा सा दूर तक ही जाते हो, यहां पे प्रोपोर्शनल नहीं रहता, बट इलास्टिक रेंज रहती है। मतलब बी पॉइंट तक आप कहीं पे भी आप बॉडी को अनलोड करते हो तो बॉडी विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इस बी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट, या फिर इसका दूसरा नाम है यील्ड पॉइंट, YIELD, यील्ड पॉइंट। सो अप टू पॉइंट बी, if a body is unloaded, it will retrace its original path and it will regain its original configuration. तो ये O से B तक की जो रेंज है, इसको हम नाम देते हैं क्या? इलास्टिक रेंज। क्या नाम देते हैं? इलास्टिक रेंज। क्या बोलते हैं? इलास्टिक रेंज। ए पॉइंट कौन सा था? प्रोपोर्शनल लिमिट। बी पॉइंट कौन सा है? इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो हेयर द पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेंथ। हां जी बेटा बोलिए। इलास्टिक रेंज ओ से बी तक होगी, ए से बी तक? ओ से बी तक, स्टार्टिंग से लेकर जब तक इलास्टिक लिमिट नहीं आती, ये पूरा इलास्टिक रेंज है। अब इसके बाद क्या होता है? अगर आप बी के बाद और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाते हो, तो भले ही आप कम स्ट्रेस बढ़ाओ, बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच करती है। इसीलिए इसको यील्ड पॉइंट बोला। यील्ड पॉइंट का मतलब कि आप इसके बाद अगर आप स्ट्रेस लगा रहे हो तो आपने कम फोर्स लगाया, फिर भी बॉडी बिल्कुल ही मरगिल्ली हो गई, ले भाई खींच ले मेरे को, तो इसको क्या बोलेंगे? यील्ड। कि आपने कम फोर्स लगाया, स्टिल यू विल गेट अ मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ strain. Even after applying very less amount of stress, you will get a comparatively very large amount of strain. कम स्ट्रेस लगाने पे भी आपको ज्यादा स्ट्रेन मिलता है। अब B के बाद जो है प्लास्टिक रेंज शुरू हो जाती है। अगर आप उसके बाद किसी भी पॉइंट पे बॉडी को अनलोड करते हो तो बॉडी सेम पाथ फॉलो करके वापस नहीं आएगी, वो एक ऑल्टरनेटिव पाथ लेके वापस आएगी और एक उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इस परमानेंट डिफॉर्मेशन को बोलते हैं परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट। एक बार दोबारा, मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग से यहां तक बार बार चीजें याद रखोगे, आसान हो जाएगा। पहले क्या बोला? जब आप स्टार्ट करते हो, आपने स्ट्रेस लगाया, बॉडी में क्या हुई? स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई। इनिशियली स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कहां तक? अप टू पॉइंट ए। ए पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि वहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बियॉन्ड ए आप और ज्यादा स्ट्रेस लगा रहे हो, अभी भी आपके पास इलास्टिक रेंज में ही रहता है, बट अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, ये गैप बहुत कम होता है। इस पॉइंट को, बी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। बी पॉइंट तक कहीं पे भी आप बॉडी को अनलोड करो, बॉडी अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाएगी। मतलब बॉडी क्या है? 100% इलास्टिक। बियॉन्ड बी आप थोड़ा सा भी स्ट्रेच करते हो तो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। बियॉन्ड बी आपने फोर्स लगाई, उसके बाद अब अगर आप अनलोड करते हो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पॉइंट पे वापस नहीं आएगी, वो थोड़ा सा परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम क्या नाम देते हैं? उस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट। सो बिटवीन बी एंड डी, when load is removed, say at point C, the body does not regain its original configuration. The material is said to have a permanent set. परमानेंट सेट। ओ डैश क्या है? परमानेंट सेट, या बोल दो सिंपल लैंग्वेज में परमानेंट डिफॉर्मेशन। बॉडी के पास क्या हो गई? परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक, इसके बाद जो ये डी पॉइंट है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब मैक्सिमम आप इतना जा सकते हो। इससे ज्यादा जैसे ही होगे बॉडी टूट जाएगी, इससे ज्यादा जैसे ही आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। और ई क्या हो गया आपका, फ्रैक्चर पॉइंट या फिर एंड पॉइंट। मतलब ये प्रॉपर ग्राफ है, ये प्रॉपर ग्राफ है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक करके दोबारा से पॉइंट्स पे आते हैं। ओ था ओरिजिनल स्टार्टिंग, आपने स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन बढ़ा, कहां तक, ए तक। ए क्या है, ए क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यहां तक क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। ए के बाद बी क्या हुआ, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। अप टू बी बॉडी पे आप अगर अनलोडिंग करते हो तो बॉडी विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बॉडी बी पॉइंट तक क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। बियॉन्ड बी, बी से डी तक इसमें आ जाता है प्लास्टिक रेंज। बी से डी तक में आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाते हो, यू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। कम फोर्स लगाने पे भी आपको लंबी लेंथ मिल जाती है बी से डी तक। इसमें अगर मैं कोई भी पॉइंट पे, सपोज सी पॉइंट पे अनलोडिंग करता हूं तो वो ओरिजिनल पॉइंट पे वापस नहीं आता, वो एक परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ जाता है। दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड परमानेंट सेट। डी पॉइंट जो वो मैक्सिमम वाला देख रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट, अल्टीमेट क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बियॉन्ड अगर आप थोड़ी सी भी फोर्स लगाओ तो बॉडी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और वो जो ई पॉइंट है वो क्या कहलाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। समझ में आ गया ये पूरा ग्राफ। ये एक्सप्लेन करने को 5 मार्क में आता है। नोट्स में ये जितने मैंने बोले सब पॉइंट वाइज एक्सप्लेन्ड है। पॉइंट 1 ओ से ए एक्सप्लेन्ड है, फिर ए से बी एक्सप्लेन्ड है, फिर बी से सी एक्सप्लेन्ड है, फिर सी से डी एक्सप्लेन्ड है। ये सारे प्रॉपर आपको जब भी एग्जाम में दो पूरा पैराग्राफ मत लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। फर्स्ट पॉइंट ओ से ए तक का एक्सप्लेनेशन हुआ, और जितने ये मैंने मेन पॉइंट्स लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर पॉइंट, परमानेंट सेट, इनको अंडरलाइन जरूर करो क्योंकि ये पॉइंट्स मेजर हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं। समझ में आ गया। ये होता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ। पॉइंट ई को हम बोलते हैं फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है जी। अब लार्ज डिफॉर्मेशन अगर इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में हो तो मटेरियल क्या हो जाएगा, डक्टाइल। जरा वापस इस ग्राफ पे आते हैं एक बार। इस ग्राफ को दोबारा देखो। इस ग्राफ में अगर मैं ओ से बी तक की बात करूं तो ओ से बी तक की जो रेंज है यह कहलाती है इलास्टिक रेंज। क्या कहलाती है, इलास्टिक रेंज। जो बी के बियॉन्ड वाली है इसको बोलेंगे प्लास्टिक रेंज। ओ से बी तक क्या कहलाती है, इलास्टिक रेंज, क्योंकि ओ से बी तक इलास्टिसिटी है। खींचा, छोड़ा, बॉडी वापस आई अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। बी के बियॉन्ड बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है। तो बियॉन्ड बी जो रेंज है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्लास्टिक रेंज। बियॉन्ड बी जो है उसको बोलते हैं प्लास्टिक रेंज। अब दो तरह के मटेरियल्स आपने सुने होंगे कक्षा जब आप छोटे थे, एक डक्टाइल मटेरियल्स और एक सुना होगा ब्रिटल मटेरियल्स। डक्टाइल कौन से होते हैं, जिनको आप शीट्स में ड्रॉ कर सको, याद है, जिनको आप वायर्स में ड्रॉ कर सको। मतलब उनकी प्लास्टिक रेंज बहुत लंबी होगी, क्योंकि आपको क्या करना है, उसको खींच के लंबा करना है। आप खींच के लंबा करो, छोड़ो, वापस थोड़ी ना आती है। तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ऐसे मटेरियल जो आप यूज करोगे जिनको आप वायर्स में ड्रॉ कर सको, मतलब उनकी प्लास्टिक रेंज आपको बहुत ज्यादा चाहिए, वो मटेरियल्स कौन से यूज होंगे, डक्टाइल। वो मटेरियल्स कौन से कहलाएंगे, डक्टाइल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होंगे, ऐसे मटेरियल जिनको खींचा, छोड़ा, टूट गए, मतलब ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं सकते, तो उसमें प्लास्टिक रेंज जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, वो एक्सपैंड होके नहीं रुकेंगे। सो डक्टाइल मटेरियल्स कौन से होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनकी प्लास्टिक रेंज बहुत बड़ी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स कौन से होंगे, ऐसे मटेरियल्स जिनकी प्लास्टिक रेंज छोटी होती है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हो वो टूट जाते हैं, उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होता। वही चीज यहां पे है। इफ लार्ज, दोनों के लिए सेम होती है, टाइल और ब्रिटल। वो बेटा हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है लिमिट।
सो इफ लार्ज डिफॉर्मेशन अकर्स बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट, तो मटेरियल कौन सा होगा? डक्टाइल। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब डक्टाइल हो गए। इफ स्मॉल डिफॉर्मेशन अकर बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट, मटेरियल्स क्या कहलाएंगे? ब्रिटल मटेरियल्स। क्लियर है सबको? समझ में आ गए? एक तीसरे टाइप के मटेरियल्स भी होते हैं, उनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। कौन से? इलास्टोमर्स। इलास्टोमर कौन से होते हैं? मरते नहीं है वो। इलास्टोमर कौन से होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जो इवन विद इन इलास्टिक लिमिट, उसमें स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता ही नहीं है। मतलब उन मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है। तो ये मेन पॉइंट्स लिखो प्लीज, रजिस्टर खोलो, मेन पॉइंट्स ये लिखते रहो। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, डक्टाइल मटेरियल्स आर द मटेरियल्स, ductile materials are the materials which have ductile materials are the materials which have large plastic range, which have large plastic range beyond elastic limit, large plastic range beyond elastic limit। तो इलास्टिक लिमिट के बाद उनकी रेंज, प्लास्टिक रेंज बहुत लंबी हो। लार्ज प्लास्टिक रेंज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। कुछ भी। सेकेंड पॉइंट, मटीरियल्स हैविंग beyond elastic limit। Second point, brittle materials are the materials, brittle materials have, second, materials having small elastic range, small plastic range, materials having small plastic range beyond elastic limit, small plastic range beyond elastic limit are called brittle materials, are called brittle materials। Third point, elastomers। Elastomers are the materials which have very large elastic range, which have very large elastic range, and even within elastic limit, stress is not directly proportional to strain। Stress is not directly proportional to strain। That is, for these materials, stress, for these materials, stress versus strain graph, is not a straight line। Stress versus strain graph is not a straight line। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन आपको मिल जाए, मतलब इसकी इलास्टिक रेंज बहुत लंबी हो, इनको हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। इन मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा, मतलब स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सो जैसे ये बॉडी है, दिस फिगर शो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व
फॉर एन इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा। अब देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ग्राफ कैसा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ऐसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्वाइट क्लियर दैट वेयर द इलास्टिक रीजन इज क्वाइट लार्ज द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। क्यों हुक्स लॉ ओबे क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। इसका एक और एग्जांपल, जो आप रबर बैंड देखते हो वो भी इलास्टोमर की कैटेगरी में आता है, जो रबर बैंड है वो भी इलास्टोमर की कैटेगरी में आता है। अब देखो जो हार्ट है उसमें भी क्या होता है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन होती है, वो भी इलास्टोमर की कैटेगरी में आता है। सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी स्ट्रेच्ड टू हैव लार्ज आर्टा वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। स्ट्रेस स्ट्रेन, हाँ जी बेटा रबर वही हो गया ना। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टिक टिश्यू ऑफ आर्टा प्रेजेंट इन द हार्ट, ये भी आपका क्या हो गया, इलास्टोमर। ऑल्दो द इलास्टिक रेंज इज वेरी लार्ज, ये ओबे नहीं करता किसको, हुक्स लॉ को, ओबे नहीं करता हुक्स लॉ को, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। सेकेंडली देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रेंज, इसमें नहीं होती, मतलब बिल्कुल जो हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ पढ़ा वो बिल्कुल इसमें वैलिड नहीं रहता। ये कौन से होते हैं, इलास्टोमर्स, ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? एक बॉडी है, आपने उसे स्ट्रेच किया, एक बॉडी को आपने स्ट्रेच किया, जब आप बॉडी को स्ट्रेच करोगे, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट लेके जाओगे, प्लास्टिक रेंज में लेके जाओगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो कभी ना कभी तो टूटेगी। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये क्या होगा, ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या कहलाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, वो इंडिपेंडेंट होता है लेंथ और एरिया पे, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जितना लेंथ और एरिया है उससे इंडिपेंडेंट होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, ठीक है जी। अब एक बहुत लॉन्ग वायर सस्पेंडेड वर्टिकली मे ब्रेक ड्यू टू इट्स ऑन वेट, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, आपके पास एक वायर है, आपके पास एक वायर, इसका एक एग्जांपल लेते हैं बड़ा सिंपल सा। सर ठीक से बैठ जाए प्लीज, पीछे दिख नहीं रहा। इसका एग्जांपल लेते हैं बहुत इजी सा। सपोज करो आपने च्युइंगम देखने, च्युइंगम नहीं, एक वो गम शेप गम्स होती है ना, वो जो बच्चे खाते हैं, स्लाइम बोल देते हैं, चलो वो खाते थोड़ी ना है, स्लाइम खाते नहीं है। एक यार वो पहले आती थी, वो इतनी लंबी लंबी जिसको कट, जो भी उसको कहते हैं, उसको अगर मैं लटका दूं और उसको हैवी करता जाऊं, उस पर वेट ऐड ऑन करता जाऊं, तो वो क्या होगा, वो लंबी होती चली जाएगी अपने वजन की वजह से, और कभी ना कभी तो टूटेगी। दैट इज ड्यू टू, हाँ पहले यूज ज्यादा होती थी, अभी आप वही एग्जांपल ले लो जो खाते नहीं है, दैट इज योर स्लाइम। तो स्लाइम को अगर आप पूरे स्लाइम को इकट्ठा करो और उसको ऐसे हवा में लटकाओ तो वो लंबा होता जाएगा और फिर वो टूट जाएगा, वो दैट इज ड्यू टू इट्स ओन वेट। सो अ वेरी लॉन्ग वायर सस्पेंडेड वर्टिकली मे ब्रेक ड्यू टू इट्स ओन वेट। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर दैट कैन हंग विदाउट द ब्रेकिंग अंडर इट्स ओन वेट, वो कितनी हो जाएगी, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अपना वेट कितना होता है, mg, mg अपॉन एरिया, मास का लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एल रो जी अपॉन एरिया, तो ये कितना, ए से ए काटने के बाद कितना आया, एल रो जी, ये क्या हुआ, ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर आप निकल गया तो लेंथ कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन रो जी, हाँ कि ना, रीअरेंज करो तो कितनी लेंथ है जो बिना उसके ब्रेक करके करेगी, मैक्सिमम कितनी लेंथ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस से थोड़ा सा कम रखो तो एल अपॉन, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रो जी। मतलब जैसे सपोज करो एक मटेरियल है आपके पास, वही स्लाइम है, वायर वाला है, स्लाइम है वायर वाला, थोड़ा हैवी डेंस में, तो अगर आपके पास उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो उसका वजन ज्यादा होगा, उसका वजन ज्यादा होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस उसका कुछ है, तो अगर उसका वेट ज्यादा, अब इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो जी। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो लेंथ कम हो जाएगी, मतलब आपको कम लेंथ रखनी पड़ेगी ताकि वो टूटे ना अपने वजन से। आप अगर ज्यादा लेंथ रख दोगे तो उसका वेट इतना ऐड ऑन हो जाएगा कि वो खुद ही टूट जाएगा अपने वजन में। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर आपको गिवन हो, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने क्या निकाला, अपने ही वेट की वजह से अगर निकालना है तो वो आया एल रो जी। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी,
जितनी ज्यादा लेंथ होगी वो उतना इजीली ब्रेक कर सकता है। समझ में आ गई बात? सो ये आपके पास है, ये न्यूमेरिकल्स में ये कंसेप्ट एक दो जगह काम आएगा। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है इलास्टिक फटीग। रजिस्टर खोलिए, इसको समझिए, समझना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। इलास्टिक फटीग मत लिखिएगा अभी, पहले लिखिए, नहीं चलो इलास्टिक फटीग पहले आ गया तो ये पहले समझो, पहले समझो इलास्टिक फटीग का मतलब क्या होता है। इलास्टिक फटीग का मतलब है, मैंने आपको क्या बोला, जब आप स्ट्रेस बढ़ाते हो विद इन इलास्टिक लिमिट बॉडी को छोड़ते हो तो वो रीगेन करती है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आपने एक बॉडी पे स्ट्रेस लगाया, विद इन इलास्टिक लिमिट उसको छोड़ दिया, क्या होगा? वो रीगेन करेगी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आपने और ज्यादा स्ट्रेस लगाया, फिर से विद इन इलास्टिक लिमिट छोड़ दिया, फिर से वो रीगेन कर लेगी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आपने फिर से स्ट्रेस लगाया, विद इन इलास्टिक लिमिट छोड़ दिया, वो फिर से रीगेन करने की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। होगा ना? 500 बार करो ऐसे, तो बॉडी अपने आप थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी इवन विद इन इलास्टिक लिमिट। इसको बोलते हैं इलास्टिक फटीग। क्या बोला? लिखो, स्टेटमेंट लिखो। इलास्टिक फटीग क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which it is the property of body by virtue of which body gets permanently deformed, body gets permanently deformed under the action of repeated deforming force, under the action of repeated deforming force even within elastic limit, even within elastic limit। समझ में आई बात? अब देखो सामने क्या लिखा, when a body is subjected to a repeated stress, बार बार आप स्ट्रेस लगा रहे हो, even within the elastic limit it becomes very weak, it becomes weak since it loses its elastic property to some extent temporarily, this is called elastic fatigue। बॉडी क्या हो जाएगी? थोड़ी देर के बाद परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। लिखिए, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये सब 1-1 मार्क के क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट पहले समझो। आपने एक बॉडी को स्ट्रेच किया विद इन इलास्टिक लिमिट, छोड़ दिया, वापस आएगी? ऐसा होता है कि छोड़ा और आ गई? ये आराम से आती है, थोड़ा तो डिले होगा उसके वापस आने में। आपने बॉडी को स्ट्रेच किया, आपने बॉडी को स्ट्रेच किया इवन विद इन इलास्टिक लिमिट। जब आप अप्लाइड फोर्स को हटाओगे तो बॉडी क्या करेगी? रीगेन करेगी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ टाइम लगेगा उसे रीगेन करने में। वो जो डिले है इन रीगेनिंग, उसको हम क्या नाम देते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। लिखिए, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट लिखिए। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट is the property elastic after effect is the property by virtue of which there is a delay in regaining
in regaining the original configuration. There's a delay in regaining the original configuration by the body. There is a delay in regaining the original configuration by the body after the removal of deforming force. After the removal of deforming force. So आपने फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो बॉडी ने अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या की? रीगेन की। जब बॉडी ने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन की, जितना डिले हुआ उसको रीगेन करने में, दैट डिले इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इसी फिनोमिना से एक और टर्म निकलती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस। उस पे भी आएंगे, पहले इसको सामने देखिए। क्या बोला? क्वार्ट्ज, phosphor, bronze, silver and gold are some solids which recover their original condition almost immediately after the deforming force is removed. In general, solid takes appreciable time to recover their original condition. यही बोला, solids को कुछ टाइम लगता है वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन लाने में। In general, solids take appreciable time to recover their original condition after the removal of deforming force. The delay in recovering original condition आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हम क्या नाम देते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है। अगली टर्म उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका नाम है, समझ लीजिए, वो आई इसी से ही है, उसको बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस। इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या है? प्लीज ध्यान दीजिए, सामने देखिए। मैंने आपको क्या बोला कि आपने अप्लाइड फोर्स लगाई, बॉडी में स्ट्रेचिंग हो गई, जब आप रिमूव करोगे तो वो रीगेन करेगी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो सेम पाथ फॉलो नहीं करती, वो डिफरेंट पाथ फॉलो करती है। इस ग्राफ पे देखिए, लोड बढ़ाया तो एक पाथ फॉलो किया, फिर लोड को जब आप कम करोगे तो वो दूसरा पाथ फॉलो करेगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस। इसकी वजह से बॉडी जो है वो सेम पाथ फॉलो करके अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आती। इट टेक्स अ डिफरेंट पाथ टू गेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर इज अ डिले। This property is known as elastic hysteresis. This property is known as elastic hysteresis. सामने देखो, it is a consequence of elastic after effect. Strain persists even after stress is removed. आपने स्ट्रेस को हटा दिया, फिर भी बॉडी में स्ट्रेन रहा। The strain lags behind the stress. Lags behind the stress मतलब आपने स्ट्रेस को रिमूव किया, आपने स्ट्रेस को रिमूव किया, स्ट्रेन अभी भी है ना बॉडी में, तो स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो रहा है, स्ट्रेन उसके बाद कम होता जा रहा है, तो देयर इज अ स्लाइट डिले, थोड़ा डिले है, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ टाइम गैप, देयर इज अ डिले, जिससे कि स्ट्रेस कम हो रहा है तो स्ट्रेन भी साथ साथ कम हो रहा है। सो द स्ट्रेन परसिस्ट इवन आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, द स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस, द लैगिंग बिहाइंड ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरिसिस। तो ये ग्राफ बनता है। Consider a material subjected to full cycle of increasing and decreasing load. Strain is found to be greater for same value of stress when it is being unloaded. ये देखो, पाथ डिफरेंट फॉलो किया उसने, तो जब लोड कर रहे हो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कुछ और पाथ है, जब अनलोड कर रहे हो तो सेम स्ट्रेन पे जब है तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट। या सेम स्ट्रेस पे है तो स्ट्रेन की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट। मतलब वो पाथ सेम फॉलो करके वापस नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? हिस्टेरिसिस। ये तभी करनी होगी अगर आपको स्कूल में कराएं, नहीं तो छोड़ देना इसको। बाकी सब कुछ था कोर्स में। यहां तक सबको क्लियर? आपके पास 2-3 मिनट का समय, एक बार प्लीज रिकैप्चुलेट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो। ये क्या होती है? सामने समझिए पहले, इसको पहले मैं वर्ड्स में लिखवाऊंगा भी, पहले समझना पड़ेगा। आपके पास एक वायर है, जब एक वायर को आप स्ट्रेच करते हो तो उसका रेडियस क्या होता है? उसकी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज। उसका रेडियस क्या होता है? डिक्रीज। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डेल्टा एल बाय एल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब लेंथ बढ़ती है तो वायर पतली हो जाती है, तो उसके डायामीटर में कुछ चेंज आएगा, या आप कह सकते हो उसके रेडियस में कुछ चेंज आएगा।
तो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस वो कहलाता है लेटरल स्ट्रेन। क्या कहलाता है? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशो। लिखिए, हेडिंग डालिए पॉइजन रेशो, लिखना पड़ेगा ये वर्ड्स में। लिखिए, हेडिंग डालिए पॉइजन रेशो। लिखिए, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, when a wire is stretched, its length increases. When a wire is stretched, its length increases. Due to increase in length, there will be a decrease in diameter or radius. There will be decrease in diameter or radius. That is, wire becomes thin. That is, wire becomes thin. The ratio of change in length to the original length, the ratio of change in length to the original length is called longitudinal strain. Is called longitudinal strain. Next line में, the ratio of change in diameter, the ratio of change in diameter to original diameter or change in radius to original radius. Change in diameter to original diameter or change in radius to original radius is called lateral strain. Is called लेटरल स्ट्रेन। तो पहले कौन सा था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो तो पहले भी पढ़ा था। एक नया आ गया, इसका नाम है क्या? लेटरल स्ट्रेन। अगली लाइन में, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो। is called Poisson's ratio. आप बताओ, लेंथ में अगर पॉजिटिव चेंज है तो रेडियस या डायमीटर में नेगेटिव चेंज होगा। सो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर आप डेल्टा एल बाय एल पॉजिटिव ले रहे हो तो लेटरल स्ट्रेन को क्या लोगे? माइनस डेल्टा डी बाई डी या माइनस डेल्टा आर बाय आर। वही चीज यहां एक्सप्लेन्ड है। एक बार दोबारा देखते हैं। आपको बोला व्हेन अ वायर, लिखना नहीं अब, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स along its length, then its length increases and radius or diameter decreases. हाँ कि ना, वायर पतली हो जाएगी। The ratio of change in radius or diameter to the original radius of diameter, उसको हम क्या बोलते हैं? lateral strain। तो माइनस डेल्टा डी बाई डी या माइनस डेल्टा आर बाय आर। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि लेंथ इंक्रीज होगी तो डायमीटर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ बेटे, अभी रुक जाओ। इनका रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो क्या होती है? डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशियो को आप सिग्मा से डिनोट करते हो। ये क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। यहां तक समझ में आ गई?
तो फॉर्मूला लिख लीजिए सिग्मा का, जितना मैंने बाकी सब लिखवा दिया। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर कर दीजिए, या चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस कर दीजिए। दोनों के दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों के दोनों का मतलब है लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनके रेशियो को क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रेडियस और डायमीटर ऑफ द वायर डिक्रीजेस जब आप उसको क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो। पॉइजन्स रेशियो, क्योंकि दोनों स्ट्रेन्स का रेशियो है। स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेन के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो ऊपर भी डायमेंशन नहीं है, नीचे भी डायमेंशन नहीं है, तो ओवरऑल भी इसके डायमेंशन नहीं होंगे। थियोरेटिकल लिमिट्स, पॉइजन्स रेशियो की थियोरेटिकल वैल्यू -1 से लेकर +0.5 के बीच में होती है, बट प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में होती है। यहां तक बात समझ में आई। एक छोटी सी चीज इसमें और ऐड करनी पड़ेगी, वो ये सामने देखिए, मैं एक केस कर रहा हूं, लिखने का टाइम दूंगा, सामने समझे। फॉर सिलेंड्रिकल वायर हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैंने वायर को स्ट्रेच किया, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसकी पॉइजन्स रेशियो अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता। थोड़ी देर के लिए मैं एच को एल ले लेता हूं, ताकि आपके इन्हीं नोटेशंस की फॉर्म में आ जाए। सो पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर मैं दोनों साइड को लॉग ले लूं, तो लॉग वी कितना होगा, लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर प्लस लॉग एल। मल्टीप्लाई होता है तो लॉग में क्या हो जाता है, एडिशन। डिवाइड होता है तो लॉग में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, या कोई डिवीजन नहीं है। पावर में अगर होता है तो वो लॉग से बाहर आ जाती है पावर। तो लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर प्लस लॉग एल, ये हो गया लॉग वी। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड्स को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एल। लॉग वी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। लॉग पाई, पाई कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव हो गया 0। लॉग आर का डिफरेंशिएशन होता है 1/r, चेन रूल लगेगा dr/dl। लॉग एल का डिफरेंशिएशन 1/l। रीअरेंज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास आया -2/r dr/dl इज 1/l। रीअरेंज कीजिए, -dr/r डिवाइडेड बाई dl/l, इसकी वैल्यू हो गई हाफ, यानी 0.5। तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू इस वायर के लिए कितनी हो गई, 0.5। ये एग्जाम में 1 मार्क 2 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि आप सिलेंड्रिकल वायर है कांस्टेंट वॉल्यूम की, उसकी पॉइजन्स रेशियो फाइंड आउट करो। तो ये इस टाइप से करना होता है। कैसे, आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आप लॉग लीजिए दोनों साइड, डिफरेंशिएट कीजिए, आपके पास आएगा डेल्टा आर बाय आर क्या हो गया, लैटरल स्ट्रेन। डेल्टा एल बाय एल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दोनों का रेशियो कितना हो गया, 0.5। आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है, थियोरेटिकली इसकी वैल्यू -1 से +0.5 के बीच में होती है, प्रैक्टिकली 0 और 0.5 के बीच में। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर है तब इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होती है, +0.5। ठीक है, इतना लिखिए प्लीज। Yes, sir. आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट टॉपिक है समझने वाला। इसके बाद जनरल नॉलेज के कुछ टॉपिक्स हैं, वो एडिशनल टॉपिक्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, आपके पास एक रबर बैंड है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। एक रबर बैंड है, आपने वर्क करके रबर बैंड को स्ट्रेच किया। जब आप स्ट्रेच करोगे तो उसमें एनर्जी आ जाएगी।
छोड़ोगे तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी ना। तो वो जो खींचने पे जो एनर्जी डेवलप हुई, जो आपने वर्क किया उस बॉडी में, वो जो एनर्जी उसमें डेवलप हुई, वो एनर्जी कौन सी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है वो? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन a wire has natural length, the potential energy corresponding to atomic and molecular forces वो क्या होती है? मिनिमम। जब आप वर्क करके उसको स्ट्रेच करते हो तब उसमें एनर्जी आती है। When a wire is internal forces called restoring forces are set up and work is to be done। खींचने पे वर्क लगेगा ना, वो वर्क क्या फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बॉडी में? एनर्जी की फॉर्म में। और वो एनर्जी कौन सी है? स्ट्रेन एनर्जी बोल दो या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। चाहे आप स्ट्रेन एनर्जी बोलो, चाहे आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो। ये क्यों आ रही है एनर्जी? ये एनर्जी इसीलिए आ रही है, ये एनर्जी इसीलिए आ रही है क्योंकि आप वर्क कर रहे हो उसको स्ट्रेच करने में। तो जो आप वर्क कर रहे हो वो बॉडी में किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर होगा। वो कौन सी फॉर्म हो गई? स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बॉडी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? एक वायर है, आपने उसे स्ट्रेच किया ए एरिया, आपने एफ फोर्स लगाई दूसरे एंड पे, आपने एफ फोर्स लगाई, इसको स्लोली स्लोली स्ट्रेच कर रहे हो एफ फोर्स लगाने के बाद। अब आपने जब फोर्स लगाई, ऐसे फोर्स लगाई कि वायर टूटे ना, कम फोर्स लगा के आप स्ट्रेच कर रहे हो। जब आप फोर्स लगा रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है। उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हो। वो वर्क डन अगर आपको निकालना है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन कितना होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। उसको अगर आप निकाल के इंटीग्रेट करो तो काम हो जाएगा। मतलब जब मैंने छोटा सा एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया डीई, सपोज मैंने एफ फोर्स लगा रहा हूं और डीई एक्सटेंशन है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। हां कि ना? वर्क डन क्या होगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मानते हो सब? फोर्स की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी? इसको इंटीग्रेट पहले अगर मैं कर दूं तो ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन हो गया। फोर्स की वैल्यू आप ये लिख सकते हो। ये एक्सप्रेशन कहां से आया? यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन क्या था? यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन था FL अपॉन AE। तो यहां से फोर्स का एक्सप्रेशन कितना हुआ? यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ। हां कि ना? वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू एक्सटेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ। इंटीग्रेट करेंगे, EDE का इंटीग्रेशन क्या होता है? E स्क्वायर बाय 2। आप इसको इंटीग्रेट करो, EDE का इंटीग्रेशन क्या हो गया? E स्क्वायर बाय 2। यहां तक क्लियर? तो ये आ गया आपके पास वर्क डन, ये आ गया आपके पास वर्क डन। अब अगर आप इधर ध्यान दो, YAE बाय L, YA एक E इससे पकड़ लो बाय L, इसको आप वापस F लिख सकते हो। YAE बाय L को आप F लिख सकते हो। तो क्या बचेगा आपके पास? बच जाएगा F इंटू E डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? बचेगा कि नहीं? दोबारा मैंने क्या बोला? YAE बाय L, इसको मैं F लिख सकता हूं। तो YAE बाय L को मैंने F लिख दिया, तो F इंटू E बाय 2। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे? सपोज करो ये आपके पास वो है सील सपोर्ट, यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो F। अब आप दूसरा तरीका इसको करने का, अदर अप्रोच, दूसरी अप्रोच इसको करने की क्या है? एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। दोनों एंड्स पे, इस एंड पे फोर्स कितनी है? 0। आप फोर्स कहां लगा रहे हो? राइट साइड वाले एंड पे। लेफ्ट वाले एंड पे फोर्स कितनी है? 0। तो एवरेज फोर्स कितनी हो गई? 0 प्लस F डिवाइडेड बाई 2। एवरेज क्या होता है? सिंपल है एवरेज। तो एवरेज फोर्स इस बॉडी पे कितनी लग रही है? F बाई 2। तो वर्क डन कितना होगा? एवरेज फोर्स इंटू एक्सटेंशन, तो F बाई 2 इंटू एक्सटेंशन। ऐसे भी कर सकते हो, नोट्स में मैंने ऐसे करा हुआ है। स्कूल में आपको हो सकता है इंटीग्रेशन से कराएं, तब आपको ऐसे करना होगा। जैसे स्कूल में कराएंगे वैसे करना है। एग्जाम टीचर ने नंबर देने, मैंने नहीं देने, स्कूल के टीचर ने नंबर देने हैं, दोनों ठीक। वो जो कराए वो करो।
ठीक है, दोबारा ये वाला मेथड दोबारा समझो, लेफ्ट साइड वाला। मैंने क्या बोला, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट में डीई मान रहा हूं, स्मॉल एक्सटेंशन, तो वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट डीई। एफ डॉट डीई, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है वाई ए ई बाई एल, हाँ की ना, एफ की वैल्यू है वाई ए ई बाई एल। आप इंटीग्रेट करो, वाई ए बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ई डीई का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई स्क्वायर बाई 2, मेरे पास आ गया वाई ए ई स्क्वायर बाई 2l। अब वाई ए ई बाई एल को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स लिख सकते हो, तो वाई ए ई बाई एल को मैंने फोर्स लिख दिया, एक्सप्रेशन आया हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन। क्लियर सबको, सबको समझ में आ गया। सो वर्क डन का एक्सप्रेशन आया हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन। ये जो वर्क डन है ये बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में। सो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हुआ वो कितना हुआ, हाफ फोर्स इंटू एक्सटेंशन। क्लियर, एक तो ये फॉर्मूला होगा जो हम यूज करेंगे, इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। और भी इसके फॉर्मूलाज होते हैं, और कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, हाफ फोर्स दूसरे फॉर्म में, मैं इसको अपने हाथ से करता हूं, रुको देखो इधर ध्यान से। आपने फॉर्मूला लगाया वर्क डन का या एनर्जी का, हाफ एफ इंटू ई, इधर तक तो क्लियर। क्या किया मैंने, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, हाफ एफ इंटू ई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। लिख सकता हूं, किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। सो एफ अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस। एक्सटेंशन अपॉन लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन। तो यानी एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला आया हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला कौन सा है, हाफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को नीचे ले जाऊं, सो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला कितना आया, हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। वॉल्यूम को नीचे ले जाएं तो हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। अब आपने स्ट्रेस को क्या पढ़ा, स्ट्रेस को पढ़ा यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। सो इसका दूसरा फॉर्मूला बना हाफ यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला स्ट्रेस की टर्म्स में, आप स्ट्रेन को लिख सकते हो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। आप स्ट्रेन को लिख सकते हो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो तीसरा फॉर्मूला बना हाफ स्ट्रेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। सो एनर्जी डेंसिटी के तीन फॉर्मूलाज आए, पहला हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दूसरा हाफ यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, तीसरा हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस। समझ में आ गया। एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, प्लीज इतना लिखिए अपने हाथ से, मैं बैक कर देता हूं। एक्सप्रेशंस ये सारे लिखिए, देन वील प्रोसीड। आगे देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये जीके की तरह आपको करनी है। स्कूल में इसमें हो सकता है एक आध कराएं, हो सकता है एक भी ना कराएं। ठीक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बाद हम 2-4 न्यूमेरिकल्स करके इसको पूरा वाइंड अप करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में सबसे पहला है कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड व्हाइल डिजाइनिंग ब्रिजेस। ऑब्वियसली एक ब्रिज है,
एक ब्रिज है, एक ब्रिज पे मैं कितना मैक्सिमम लोड में ले सकता हूं? हो सकता है ब्रिज बल्ज कर जाए, बीच में से टूट जाए, तो एक ब्रिज का एक लोड होता है ना। जैसे अभी वो गुजरात में हुआ था, मोरनी वाला ब्रिज जो टूटा था कुछ टाइम पहले, बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े हो गए, वो इतना लोड कैपेसिटी उसकी थी नहीं, वो टूट गया, नीचे गिर गया। सो हर ब्रिज को बनाते वक्त लोड कैपेसिटी का ध्यान रखना पड़ता है, तो इलास्टिक नेचर उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम एंड बॉल्स जो भी बना रहे हो, सब में इलास्टिसिटी आपको ध्यान रखनी है। मशीनरी, क्रेन्स, इंडस्ट्री, ये सब क्या है, मशीन आपको हैवी लिफ्टिंग करनी है, तो वायर जो आप यूज करोगे उस हैवी लिफ्ट करने के लिए वो कितनी मोटी होनी चाहिए? जितना ज्यादा हैवी लोड आपको उठाना है उतनी स्ट्रॉन्ग वायर चाहिए होगी, उतनी मोटी तार चाहिए होगी। ये सब आप इलास्टिसिटी से देखते हो। जैसे ब्रिजेस वगैरह में क्या बोला, ब्रिज इज सो डिजाइन्ड दैट अपार्ट फ्रॉम इट्स ओन लैंड, ओन लोड, it should be able to withstand the load of the traffic. Yes or no? To withstand force of wind, we use beams and columns. Similarly, in designing buildings, beams and columns are used. करते हो ना, हर बिल्डिंग में होते हैं beams and columns, वो बीच में पिलर नहीं होते, वो beams और columns है जो आप यूज करते हो. In both of these cases, the beams bend and the columns may break under the load. बहुत हैवी कर दूं, कई बार कहते हैं ना, देखो गवर्नमेंट ने भी एक लिमिट लगाई होती है कि आप 3 फ्लोर 4 फ्लोर से ऊपर नहीं बना सकते नॉर्मल उसमें। क्यों? जो हमारी नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस हैं उनमें एक स्ट्रेंथ का सरिया यूज होता है। अगर आपको 40 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आपको वो सरिया भी मोटा करना पड़ेगा। हमारी जो बिल्डिंग बन रही है वो एक डेप्थ पे जाके ग्राउंड को पकड़ती है। अगर आपको 40 मंजिल ऊपर बिल्डिंग बनानी है तो वो डेप्थ भी ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए, ग्राउंड के साथ पकड़ मजबूत हो जाए। तो हर चीज इलास्टिक नेचर पे डिपेंडेंट है। जैसे अब ये ब्रिज का केस है, ये ब्रिज था, अगर लोड होगा तो वो नीचे की तरफ बल्ज कर जाएगा। तो इसका जो बल्जिंग फॉर्मूला होता है, वो बल्ज करने का फॉर्मूला होता है WL³/4BDY। इसमें डेल्टा क्या है, कितना बेंड हो गई वो बीम अपने ओरिजिनल पॉइंट से, कितना नीचे की तरफ वो बेंड हो गई। W क्या है, कितना लोड वो सह सकती है। L क्या है, उसकी लेंथ कितनी है। B उसकी ब्रेड्थ कितनी है। D क्या है, उसकी डेप्थ कितनी है। Y क्या है, जवानों वाला मॉड्यूलस। तो ये फॉर्मूला शायद कुछ स्कूल्स में कराते हैं, बट जनरली मैंने नहीं देखा कभी इसका एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए। ठीक है, सो ये जस्ट आपको जनरल नॉलेज की तरह पढ़ना है। तो दस द बीम ऑफ गिवन मटेरियल, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो डिविएशन होगी, वो डिपेंड करेगी लेंथ के क्यूब पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ब्रेड्थ के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डेप्थ के क्यूब के। तो ये रिलेशंस आपको याद रखने हैं। बीम मे नॉट बेंड एप्रिशिएबली, सो इट्स स्पैन इज मेड स्मॉल एंड इट्स ब्रेड्थ एंड डेप्थ आर मेड लार्ज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन का खेल। इट इज मोर इफेक्टिव टू इंक्रीज ब्रेड्थ देन टू रिड्यूस बेंडिंग एंड इंक्रीजिंग डेप्थ। This is why if a girder is of rectangular cross section, the larger side is used as depth. Girder पता है ना क्या होता है? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। क्रेन, क्रेन में कितना लोड आपको उठाना है वो डिपेंड करेगा कितना वजन आपको लिफ्ट करना है। तो रोप की स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। तो रोप पे जो स्ट्रेस होगा वो कितना हो जाएगा, कितना वेट वो उसने उठाना है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ कि ना? तो वो जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी और क्या हो जाएगी, बॉडी गिर जाएगी, रोप टूट सकती है। ठीक है, तो एरिया पे डिपेंडेंट होता है। तो हैवी लोड आपको लिफ्ट करना है तो एरिया आपको ज्यादा चाहिए। आपने कभी वो पैकर्स एंड मूवर्स देखे, हैवी लोड लिफ्ट करना होता है तो मोटे मोटे रस्से होते हैं उनके पास। वो मोटे मोटे रस्से क्या करते हैं, हैवी लोड को इजीली ऊपर पे वो कर देते हैं, पुल अप कर लेते हैं। धागे से थोड़ी ना खींचते हैं, क्योंकि वो पतले होते हैं, वो टूट जाएंगे जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ लोड ऑफ 10 metric tons with a crane whose rope is made of mild steel, और उसका आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया है, तो उसका एरिया किससे ज्यादा होना चाहिए, वो वैल्यू निकाल के दिखाइए। उसका एरिया ज्यादा होना चाहिए 3.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के। बट अगर 3.3 आया तब भी हम अपने उसके लिए 3.3 नहीं यूज करते, इससे ज्यादा यूज करेंगे। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना अच्छा होगा। तो करीब करीब 10 गुना हम यूज कर लेते हैं, तो वो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर का रस्सा यूज करते हैं इस काम के लिए, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो रेडियस वगैरह आप निकाल सकते हो। इसके अलावा आप माउंटेन की हाइट निकाल सकते हो इससे।
By considering the elastic properties of rocks, the maximum height of the mountain on the earth can be assessed. If h is the maximum height of the mountain and rho is the average density of the material, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? h rho g. ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्ट्रेस का फॉर्मूला, डेल्टा पी का फॉर्मूला h rho g, याद है? ये फॉर्मूला बताया था किसमें? जब आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा था कल. तो h rho g, हाइट h है, रो डेंसिटी है, g ग्रेविटी है, तो स्ट्रेस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है h rho g. ये आगे अगले चैप्टर में फिर से पढ़ोगे. फॉर्मूला है h rho g. ये आपके पास स्ट्रेस आ गया. अब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टिपिकल रॉक आपको दिया हुआ है, दोनों को आप इक्वेट करो तो आपके पास हाइट निकल आएगी. तो जो रॉक है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ हमें पता है, डेंसिटी हमें पता है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं कि कितनी हाइट का वो होगा. ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमने निकाला है. इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कितना होना चाहिए? 10 किलोमीटर. माउंट एवरेस्ट की 8.9 किलोमीटर हाइट है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे. अभी एक पिलर्स एंड कॉलम वाला भी है. पिलर और कॉलम अगर होते हैं तो वो पिलर्स और कॉलम्स क्या होते हैं? उनकी स्ट्रेंथ क्या करती है? सपोर्ट करती है. किस चीज को वो देखती है? कि आपके पास टोटल ओवरऑल स्ट्रक्चर का लोड कितना है. ओवरऑल स्ट्रक्चर का लोड कितना है? जितना ज्यादा लोड होगा उतना उसको हमें क्या करना पड़ेगा? मोटा रखना पड़ेगा, ताकि वो ग्राउंड के साथ सपोर्ट ज्यादा करे. ठीक, आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे. पहला क्वेश्चन सामने आपके, इजी क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए. A 3 centimeter long copper wire is stretched to increase its length by 0.3 centimeter. लेंथ का इंक्रीज डेल्टा एल दे दिया हमें. स्ट्रेच इट्स लेंथ बाय 0.3 सेंटीमीटर. ये क्या दे दिया? ये एल दे दिया, ये डेल्टा एल दे दिया. हाँ कि ना? जहरीली रेशो दी हुई है, सिग्मा की वैल्यू. आपको लेटरल स्ट्रेन निकालना है. सिग्मा क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सो लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा? सिग्मा में मल्टीप्लाई कर दोगे डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन. अगला आपको बोला अ 2 kg weight is attached to the lower end of the spring which is hanging vertically. It produces elongation of 4 into 10 to the power minus 2 meters. The potential energy of the spring. Elongation दिया हुआ है, elongation दिया है, 2 किलो का वजन है, आपको elongation दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? क्या फॉर्मूला बताया था? हाफ फोर्स इनटू elongation. याद है? अभी प्रूव किया था, जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? हाफ फोर्स इनटू elongation. फोर्स कितना है? mg. सो हाफ mg इनटू elongation आपको क्या दे देगा? क्या दे देगा? पोटेंशियल एनर्जी. डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा. ठीक, नेक्स्ट. अगर आपके पास लोड है, व्हेन अ लोड ऑन द वायर इज स्लोली इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 kg weight to 5 kg weight. पहले लोड है 3 kg weight, बाद में लोड है 5 kg weight. द elongation increases from 0.61 to 0.02. तो ये आपको दिया है पहले फोर्स, ये आपको दिया है बाद में फोर्स. पहले फोर्स है 3 kg weight, बाद में फोर्स है 5 kg weight. elongation increases इतना, ये पहले दे दिया elongation, ये बाद का elongation. वर्क डन निकालना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है. वर्क डन क्या होता है? चेंज इन एनर्जी. वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी. सो पहले एनर्जी कितनी है? हाफ. फाइनल एनर्जी हाफ F2E2 माइनस हाफ F2F1 E1. ये क्या हो जाएगा? वर्क डन. यस और नो? चेंज इन एनर्जी वर्क डन होता है. पहले का फोर्स है आपके पास, पहले का एक्सटेंशन है, बाद का फोर्स है, बाद का एक्सटेंशन है, दोनों की वैल्यूज डालिए, आंसर निकाल लीजिए. समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर? लास्ट क्वेश्चन और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. कह रहा 40 kg बॉय, 40 किलो का बच्चा, whose leg bones are 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. पतली पतली टांगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की लेग बोन्स,
एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर मतलब खिंचा हुआ लंबा बच्चा, फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। ओ माय गॉड, 2 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गया। 2 मीटर की ऊंचाई काफी होती है, 1 मीटर करीब इतना, इससे भी बड़ा, 1 मीटर करीब इतना बड़ा होता है, मतलब नीचे से यहां तक, नीचे से यहां तक करीब इतना, तो 2 मीटर यहां से छत से नीचे गिर गया बेचारा। वही भगवान, भगवान उस बेबी की आत्मा को शांति दे, पर उसको कुछ हुआ नहीं। देखो स्ट्रेंथ, बादाम खाता है, थ्रू हाइट ऑफ 2 मीटर विदाउट ब्रेकिंग हिज लेग बोन्स, टंगा नहीं टूटियां, सर का नहीं बोला, हो सकता है सर फट गया हो, टांगे बच गई, तो टांगे बच गई उस बच्चे की। 40 किलो का बच्चा, 40 किलो का बच्चा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की टांगे, 50 सेंटीमीटर लंबी टांगे, 2 मीटर की हाइट से कूदा। जब 2 मीटर की हाइट से कूदा, ऊपर से नीचे गिरा ढूंढ, तो उसके पास थी क्या, ऊपर क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे गिरा तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी टांगों को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तो टांग की इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब टांगों में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी वो कौन सी होगी, जो mgh से उसे मिली, मतलब लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हाफ फोर्स इनटू एलोंगेशन। दूसरा तरीका, इसमें गिवन क्या है, इसमें आपको स्ट्रेस गिवन है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्ट्रेस की फॉर्म में क्या था, रिलेशन चेक कीजिए, स्ट्रेस की फॉर्म में था हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। ये क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम था, इसको करेंगे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हुई पाती, टांगे टूट जाती। ठीक है सर, शायद बच जाता। अब देखिए मास बचेगा कितना, 40 किलो का बच्चा, गधे की वैल्यू 10, कितनी हाइट से कूदा, 2 मीटर की हाइट से, इज इक्वल टू हाफ। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, 0.9 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर। जवानों वाला मॉड्यूलस आपको निकालना है। एरिया टांगों का कितना, 4 नहीं 8, 2 टांगे हैं, कुत्ता होता तो 4 टांगे, 8 टांगे, ऐसे कौन से कुत्ते की 8, कैटरपिलर है। सो बॉय है, एक टांग का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4, 2 टांगों का कितना हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर स्क्वायर में, इनटू लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर टांग का, 50/100। आप y कैलकुलेट कर सकते हो, y कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन भी बनता है, वो मैं टेस्ट में दूंगा सीधा। क्या लॉजिक बनेगा, नोट्स में भी नहीं है। उसमें क्या है, कैटापुल्ट देखा आपने, गुलेल, अंग्रेज कहीं के। अब एक कैटापुल्ट में, गुलेल में आप यूं खींचते हो और यूं घड़ाक करके मारते हो, तो होता क्या है, जब आपने उसे खींचा तो उस बॉडी में क्या स्टोर हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ा तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन मैं सीधा टेस्ट में दूंगा, नोट्स में नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आपको। ठीक है, मैं नहीं बता रहा अभी। सो आपको अब करना क्या है, आपको सारे न्यूमेरिकल्स जितने ये पीडीएफ पीपीएफ इसमें थे वो मैं अभी भेजूंगा। आप सारे न्यूमेरिकल्स ये करेंगे, 2 3 4 हैं, थ्योरी याद करेंगे और 33 क्वेश्चन है इसमें, 33 या 34 क्वेश्चन है इसकी असाइनमेंट में। 15 आप कर चुके हैं ऑलरेडी, आगे के कंप्लीट करेंगे कल मॉर्निंग तक। थैंक यू वेरी मच।